हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है विशाल चौहान और यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स के लिए आर्ट एंड कल्चर की हमने जो सीरीज शुरू करी है उसमें आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंडियन मार्शल आर्ट्स के बारे में। राइट। लेकिन आज के टॉपिक पर बढ़ने से पहले मैं स्टूडेंट्स को बताना चाहूँगा कि अगर उन्होंने अभी तक प्रीवियस सेशंस को फॉलो नहीं किया तो मेक श्योर कि वो प्रीवियस सेशंस को थॉरोली फॉलो करें। उनमें जो सवाल मैंने पूछे हैं उनके जवाब मुझे दें कमेंट में, और अपना फीडबैक जरूर प्रोवाइड करें कमेंट में कि आपको सेशन अच्छे लगते हैं, बुरे लगते हैं, जैसा भी फील करते हैं। ऑलराइट। एंशियंट और मेडिवल हिस्ट्री की सीरीज जो है वो कवर हो चुकी है। मॉडर्न और कल्चर की सीरीज अभी प्री के लिए चल रही है। राइट। प्री के लिए एंशियंट और मेडिवल की सीरीज कवर हो गई है। मॉडर्न और कल्चर की सीरीज प्री के लिए चल रही है कॉन्सेप्ट चैनल पर। मेक श्योर कि आप ईच एंड एवरी सेशन को देखें, उनमें जो सवाल मैंने पूछे उनके जवाब कमेंट में जरूर दें। ऑलराइट। उसके अलावा अगर आप मॉडर्न के सेशन को फॉलो कर रहे हैं प्लेलिस्ट में, और अगर आपको प्लेलिस्ट में कुछ सेशन जो है वो गायब दिखते हैं तो वो सेशंस मैंने स्पेशल क्लासेस में लाइव लिए हैं। सो मेक श्योर कि आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, दैट इज चौहान सर हिस्ट्री। और इस टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आपको सारे पीडीएफ तो सभी सेशंस के मिलेंगे ही, और सभी स्पेशल क्लासेस के लिंक्स भी मिलेंगे। इन स्पेशल क्लासेस में मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज कवर करा चुका हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज कवर चल रही है अभी। राइट। और मॉडर्न हिस्ट्री के सेशंस में स्पेशल क्लासेस में करा रहा हूँ इंडियन नेशनल मूवमेंट के। सो मेक श्योर आप इंडियन नेशनल मूवमेंट वाली सीरीज के साथ ज़रूर जुड़े। ऑलराइट। उसके अलावा सभी क्या बोलते हैं स्पेशल क्लासेस के लिंक, और भी जो मतलब क्या बोलते हैं कंटेंट में लेकर आऊँगा स्पेशल क्लासेस में, वो सभी लिंक आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे। और अगर आपका कोई भी डाउट रहता है, उस डाउट को अगर आप मुझसे पूछना चाहते हैं, सॉल्व कराना चाहते हैं, तो इंस्टाग्राम पर आप मुझे डीएम कर सकते हैं। इसी सेम नाम से आपको मैं इंस्टा पर भी मिल जाऊंगा। ऑलराइट। इसके अलावा अगर आप अपने घर के कंफर्ट में बैठकर यूपीएससी सीएससी के लिए थॉरली प्रिपेयर करना चाहते हैं तो अनअकैडमी लेकर आया आपके लिए सब्सक्रिप्शन प्लान्स प्लस एंड आइकॉनिक, जिसमें प्लस प्लान में आपको डेली लाइव क्लासेस, हाईली स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, लाइव टेस्ट और क्विजेज और अनलिमिटेड एक्सेस टू द कंटेंट मिलता है। प्लस से आइकॉनिक प्लान्स ऑलवेज बेटर रहेंगे, क्योंकि आइकॉनिक प्लान में आपको पर्सनल गाइडेंस, टेस्ट एनालिसिस, एक्सपर्ट गाइडलाइंस, स्टडी मटेरियल और स्टडी प्लानर, ये एडिशनल फीचर्स मिलेंगे। और इंडिया के टॉप एजुकेटर्स से आपको पढ़ने का मौका तो मिलता ही है अगर आप सब्सक्राइब करते हैं इनमें से किसी भी प्लान को। राइट। और एक बहुत बेहतरीन इनिशिएटिव शुरू किया अनअकैडमी ने, दैट इज रिपोर्ट एंड विन। अगर आपको कभी भी ऐसा लगता है कि मेरे किसी भी वीडियो में कोई भी इनअप्रोप्रिएट कंटेंट मैंने यूज़ किया है, तो मेक श्योर कि आप रिपोर्ट करें। हर वीडियो के नीचे आपको, हर नई वीडियो के नीचे आपको एक फॉर्म मिल जाएगा, एक लिंक के माध्यम से उस फॉर्म को एक्सेस करें और रिपोर्ट करें उस इनअप्रोप्रिएट कंटेंट को। उसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि सर क्या आपके सेशंस सफिशिएंट रहेंगे प्री और मेंस के लिए, और मैं कहता हूं कि मेरे यूट्यूब वीडियोस को फॉलो करो, कॉन्सेप्ट चैनल वाली। राइट। उसके अलावा स्पेशल क्लासेस में आओ और एनसीईआरटीज को कवर करो अच्छे से, ओल्ड एंड न्यू, छठी से 12वीं तक। लेकिन यहां से आपका सिलेबस कवर होगा। टेस्ट सीरीज तो आपको फिर भी ज्वाइन करनी ही पड़ेगी। प्रैक्टिस कैसे करोगे जो आपने पढ़ा है उसको। राइट। एग्जामिन टेस्ट सीरीज का मतलब क्या होता है कि एग्जामिनेशन का जो स्ट्रेस है उसकी प्रैक्टिस हो, आपको स्पीड और एक्यूरेसी की प्रैक्टिस करें आप, ताकि वो 3 घंटे जो एग्जामिनेशन हॉल में आप बैठेंगे उसको, वो जो प्रेशर है एग्जामिनेशन हॉल का, या जो एग्जामिनेशन में टाइम मैनेजमेंट का जो सारा खेल होता है, उसको आपको अच्छे से हैंडल करना आ जाए और आप सीख जाएं। राइट। सो अनअकैडमी लेकर आया आपके लिए टेस्ट सीरीज 80 टेस्ट एवरी ईयर, जिसमें 50 प्रीलिम्स के लिए और 30 मेंस के लिए, 20 फुल लेंथ है, 12 सेक्शनल और 18 टॉपिक वाइज है। देखिए, टेस्ट सीरीज आपको ज्वाइन करनी ही पड़ेगी, चाहे आप अनअकैडमी की करें चाहे आप कोई और टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें। ये बात आपको आज समझ आएगी, हो सकता है कुछ टाइम बाद समझ आए, लेकिन टेस्ट सीरीज आपको ज्वाइन करनी ही पड़ेगी। राइट। और अनअकैडमी की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने का फायदा ये है कि 30,000 की वर्थ में बहुत सारे फीचर मिल रहे हैं। लेकिन एक फायदा और है, अगर आप जीएस प्लस ऑप्शनल या आइकॉनिक जीएस प्लस ऑप्शनल को सब्सक्राइब करते हैं, ठीक है, यानी एक ईयर का अगर आप कोई प्लान ले रहे हैं, तो इसमें आपको ऑप्शनल भी मिल रहा है, ठीक है, स्टडी मटेरियल भी मिल रहा है, और साथ ही साथ आपको प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज भी मिल रही है, और ऑप्शनल के और क्या बोलते हैं प्लस प्लान्स के फीचर्स भी मिल रहे हैं, और बहुत बेहतरीन डिस्काउंटेड प्राइस भी मिल रहे हैं। ठीक है। सो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, क्योंकि एक ईयर का प्लान मेंस 2022 तक भी वैलिड है। और कितने ऑफर्स चाहिए आपको, और कितना वैल्यू फॉर मनी आपको प्रोपोजिशन चाहिए। अगर आप ऑनलाइन प्रिपेयर करने जा रहे हैं तो अनअकैडमी से बेटर वैल्यू फॉर मनी आपको ऑफर्स और कहीं नहीं मिलेंगे, ढूंढ लीजिए बेशक। ठीक है। उसके अलावा एक ईयर के बैचेस, 2 ईयर के बैचेस, फिनिक्स रिवीजन बैचेस, एनसीईआरटी बैचेस शुरू हो रहे हैं। मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब करें और अपनी जर्नी शुरू करें। वीकली 1-on-1 पर्सनल मेंटरिंग बहुत बेहतरीन इनिशिएटिव अनअकैडमी ने लिया है। 100 सीट्स हैं केवल, जल्द से जल्द एनरोल करें।
और ऑप्शनल कार्निवल शुरू हुआ है। ज्योग्राफी, एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, एग्रीकल्चर, हिस्ट्री, हिंदी लिटरेचर, पब्लिक एडमिन, इकोनॉमी, PSIR, साइकोलॉजी, इन 10 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के लिए सीरीज जो है वो शुरू हो गई है। मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब करें जीएस प्लस ऑप्शनल और आइकॉनिक जीएस प्लस ऑप्शनल, जिससे आपको ऑप्शनल भी मिलेगा पढ़ने को, उसके अलावा जीएस के लिए सभी सेशंस मिलेंगे। एक ईयर का प्लान लेते हैं तो आपको टेस्ट सीरीज भी मिल रही है, साथ में स्टडी मटेरियल भी मिल रहा है, और अगर आप आइकॉनिक वाला लेते हैं तो आइकॉनिक के फीचर भी मिल रहे हैं, पर्सनल मेंटरिंग और पर्सनल गाइडेंस वगैरह, वो सब फीचर्स, राइट। और अगर आप एक साथ पेमेंट नहीं करना चाहते हैं तो लोन फॉर यूपीएससी एक और बेहतरीन इनिशिएटिव है अनअकैडमी का। एक साथ पेमेंट नहीं करना चाहते हैं या नहीं कर सकते हैं तो मत कीजिए, राइट। लोन लीजिए यूपीएससी से, जिसमें कोई प्रोसेसिंग फीस नहीं है, कोई हिडन चार्ज नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं लिया जाएगा। ऐसा लोन है जिसमें इंटरेस्ट नहीं देना पड़ रहा है आपको। बहुत मिनिमल पेपर वर्क, 2 घंटे के अंदर अप्रूवल, और बहुत फ्लेक्सिबल टेन्योर, बहुत आसानी से आप पेमेंट कर सकते हैं और बहुत आसानी से आपको लोन मिल भी जाएगा। बहुत बेहतरीन इनिशिएटिव है। उसके अलावा 20 बुक्स का सेट है, जैसे कि मैंने आपको बताया ना, यूपीएससी सीएससी प्रिपरेशन के लिए अगर आप 1 साल का कोई भी प्लान लेते हैं तो उसमें ये स्टडी मटेरियल भी मिल रहा है आपको। 20 बुक्स का सेट है, जिसकी अदरवाइज कॉस्ट जो है वो 10,000 है, राइट। उसके अलावा फ्री टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। पाथफाइंडर, राइज, वर्ल्ड अफेयर अनलॉक करने के लिए कोड यूज करें चौहान सर हिस्ट्री, और हर संडे स्कॉलरशिप टेस्ट तो होता ही है अनअकैडमी का। उस स्कॉलरशिप टेस्ट में आप एनरोल करने के लिए कोड यूज करते हैं चौहान सर हिस्ट्री। हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, 60 मिनट में 60 क्वेश्चन एंड फ्री लाइव टेस्ट ऑन योर एंड्रॉइड डिवाइस। 4 करोड़ के पूल में से आपको स्कॉलरशिप मिलती है, ठीक है। फिर से मैं रिपीट करता हूं, जून ये महीना खत्म होने से पहले पहले आइकॉनिक जीएस प्लस ऑप्शनल या जीएस प्लस ऑप्शनल को सब्सक्राइब करें। 1 ईयर का प्लान, मेरा कोड यूज कीजिएगा चौहान सर हिस्ट्री, साथ में आपको स्टडी मटेरियल भी मिल रहा है, टेस्ट सीरीज भी मिल रही है। इससे बेहतरीन ऑफर आपको और कहीं नहीं मिलेगा। जीएस की पढ़ाई भी हो रही है, ऑप्शनल की पढ़ाई भी हो रही है, स्टडी मटेरियल भी मिल रहा है, और उसके अलावा आपको टेस्ट सीरीज भी मिल रही है इसी प्राइस, डिस्काउंटेड प्राइजेस में, हेविली डिस्काउंटेड प्राइजेस में। और मेंस 2022 तक वैलिड रहने वाला है प्लान। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब कि आप सब्सक्राइब करें, राइट। आइए शुरू करते हैं आज हमारा टॉपिक। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मार्शल आर्ट्स इन इंडिया। सो मार्शल आर्ट्स का मतलब क्या? मार्शल, एज द नेम सजेस्ट, मार्शल का मतलब युद्ध है ना, फाइट, और आर्ट्स मतलब युद्ध की कला। सो युद्ध कला भारत में जो है वो क्या क्या युद्ध कलाएं फेमस है, क्योंकि अगर कोई रीजन सबसे ज्यादा इन्वेड हुआ है दुनिया में तो आप मान सकते हैं कि वो इंडिया है। इंडिया को सबसे ज्यादा बार इन्वेड किया है बाहरी शक्तियों ने, एंड नॉट जस्ट बाहरी शक्तियां, लेकिन इंडियन सबकॉन्टिनेंट के अंदर के जो रूलर्स हैं वो भी बहुत लंबे समय तक आपस में लड़ते रहे हैं। सो दैट मीन्स मार्शल आर्ट्स जो है वो इंडिया में कई, मतलब काफी डाइवर्स होनी चाहिए मार्शल आर्ट्स, कई तरह की मार्शल आर्ट्स होनी चाहिए। रीजनल मार्शल आर्ट्स जो है वो हमें देखने को मिलेंगी, डेफिनेटली, बिल्कुल देखने को मिलेंगी, राइट। सो अभी तक हम आर्ट एंड कल्चर में क्या क्या पढ़ चुके हैं? सो इंडियन आर्किटेक्चर से हमने कहानी शुरू करी थी, इंडियन स्कल्पचर्स, इंडियन पेंटिंग, इंडियन म्यूजिक, इंडियन डांसेस को हमने समझा। अब हम समझने की कोशिश कर रहे हैं इंडियन मार्शल आर्ट्स को, ठीक है। तो रीजन आप लोग जानते हैं इंडिया के, साउथ इंडिया के मलयालम, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, उड़िया, बंगला, मराठी, उसके अलावा जो सेंट्रल प्रोविंस, जो अंग्रेजों का सेंट्रल प्रोविंस रहा, ठीक है, भारत का मध्य प्रदेश, राजपूताना, ठीक है, और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, पंजाब, सिंध, मुल्तान, और फिर पूरा गंगा वैली वाला रीजन है ना, ठीक है, पंजाब हरियाणा से लेकर उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल। तो आप इंडिया के रीजन्स जानते हैं अच्छे से, लिंग्विस्टिक बेसिस पर भी बटे हुए हैं और प्लस ज्योग्राफिकली जो बटा हुआ है इंडिया उस हिसाब, राइट। ध्यान से सुनिए, लिंग्विस्टिक बेसिस पर जो इंडिया बटा हुआ है प्लस ज्योग्राफिकल फीचर्स की वजह से जो इंडिया बटा हुआ है, राइट, वहां से जो कल्चरल डेवलपमेंट है उसको अच्छे से समझना है हमें। हमने इंडियन डांसेस, मैंने ना, अगर आपने रेगुलरली फॉलो करी है मेरी आर्ट एंड कल्चर की सीरीज, तो ये कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से आप समझते होंगे। ये उससे पहले आपने अगर एंशिएंट मिडिवल मेरे साथ लगाया है अच्छे से, तो मैंने ये ठोस तरीके से आपको समझाया है कि इंडिया की ज्योग्राफी इंडिया के कल्चर को कैसे डिक्टेट करती है, और क्या क्या रीजनल कल्चर्स इंडिया में, लैंग्वेज के हिसाब से हम बांट लेते हैं कैसे कैसे रीजनल कल्चर जो है वो इंडिया में डेवलप हुए, राइट। दक्षिण भारत से शुरू करेंगे तो मलयालम, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, उड़िया, मराठा, और फिर विंध्या वाली रेंज आ जाती है, और विंध्या के ऊपर जो है फिर नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर से आने वाली शक्तियां अपने साथ डिफरेंट डिफरेंट कल्चर लेकर आती हैं, और जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर से आई हैं जितनी भी शक्तियां उन्होंने मिक्स कर दिया बंगाल तक। तो ये सारी लैंग्वेजेस जो हैं वो इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस हैं,
ठीक है, पहले इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस और फिर धीरे धीरे उसमें तुर्की, फारसी, अरबी ये सब ऐड हुई हैं, राइट। तो ज्योग्राफी के लिए अगर देखा जाए तो इंडिया को हमने किस तरह बांटा है, राइट। अगर मैं एक रफ सा डायग्राम बनाऊं, आप लोग जानते ही हैं, इस तरह एक रफ सा डायग्राम इंडिया का बनाया जाए तो ये जो विंध्या वाली रेंज है, ये इसको आप कह सकते हैं, ये जो नॉर्थ इंडिया, यहाँ से सिंध, इधर गुजरात आएगा ना, सिंध, इतना जो रीजन है ये एक सिमिलर कल्चरल, आपको एक समझ रहे हैं, सिमिलर कल्चर नजर आएगा इस रीजन में। ये सिंध घाटी और सिंध घाटी से इधर जो है वो कौन सा, गंगा यमुना का मैदान वाला रीजन है। लेकिन जैसे ही आप विंध्या के नीचे जाएंगे ना, आपको डिफरेंट डिफरेंट कल्चरल पॉकेट्स नजर आएंगे, ठीक है। मलयालम अलग दिखेगा, तमिल अलग दिखेगा, तेलुगु अलग दिखेगा, कन्नड़ अलग दिखेगा, मराठा अलग दिखेगा, उड़िया अलग दिखेगा, बंगाली अलग दिखेगा। लेकिन यहां पर आपको हिंदुस्तानी कल्चर डेवलप होता हुआ नजर आएगा, ठीक है। तो ये लिंग्विस्टिक आधार पर या जो कल्चर्स बटे हुए हैं, आई होप ये फंडा आपको अच्छे से क्लियर होगा। जो मेरे रेगुलर स्टूडेंट्स होंगे वो इस फंडे को अच्छे से समझते होंगे, ठीक है। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं मेरी सीरीज के साथ थॉरली जुड़िए, ताकि आप इस तरह की कॉन्सेप्ट क्लैरिटी जनरेट कर सके। क्योंकि एज द नेम सजेस्ट ऑफ दिस, ये इस चैनल का नाम ही द कॉन्सेप्ट है। मैं आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आया हूं इधर, राइट। सो पहला पॉइंट देखते हैं। द प्रैक्टिसेस ऑफ मार्शल आर्ट्स इन इंडिया हैव बीन इन एग्जिस्टेंस ओवर 3000 ईयर। तो अगर आप लेटर वैदिक पीरियड से उठा लेंगे तो तभी से ही आपको मार्शल आर्ट मतलब कि वॉर्स के बारे में पता चलना शुरू हो जाता है। 950 BCE से हमें महाभारत के बारे में पता चल जाता है, राइट। सो वॉर्स के बारे में हमें जानकारी 3000 ईयर से ही, 3000 ईयर बैक की हमें वॉर्स की जानकारी है। दैट मीन्स योद्धा आपस में लड़े होंगे, और अगर लड़े होंगे तो किसी न किसी तरह की मार्शल आर्ट उन्होंने फॉलो जरूर की होगी, राइट। इट इज अ वे ऑफ लाइफ फॉर मैनी पीपल इन इंडिया। मार्शल आर्ट्स की इंडिया में क्या इंपॉर्टेंस है, भारतीयों के लिए क्या इंपॉर्टेंस है, कि वे ऑफ लाइफ है। जैसे कि मैंने आपको बताया ना, विवेकानंदा साहब ने हिंदुइज्म को कैसे समझाया था, दैट इट इज नॉट मियरली अ रिलीजन, इट इज अ लाइफ स्टाइल, इट इज अ वे ऑफ लाइफ। तो हिंदुस्तान में मार्शल आर्ट्स इज ऑल्सो वे, मतलब सम रीजनल मार्शल आर्ट्स आर वे ऑफ लाइफ फॉर पीपल, राइट। मार्शल आर्ट का जो वो डिसिप्लिन है वो लोगों के लाइफस्टाइल का हिस्सा है। मार्शल आर्ट के माध्यम से लोग अपनी जीवनी चला रहे हैं, नॉट जस्ट लाइफस्टाइल, लेकिन उनकी आमदनी का स्रोत भी मार्शल आर्ट है, ठीक है। मार्शल आर्ट्स आर कोडिफाइड सिस्टम्स एंड ट्रेडिशंस ऑफ कॉम्बैट प्रैक्टिसेस। मार्शल आर्ट की डेफिनेशन क्या है, कोडिफाइड सिस्टम्स एंड ट्रेडिशंस, ठीक है। इट्स मतलब समझ रहे हैं, मतलब कोड है ये, कंडक्ट है कि कोई मतलब कॉम्बैट प्रैक्टिसेस कैसे परफॉर्म करनी है ना। किस वेपन का इस्तेमाल करना है, किस वेपन का इस्तेमाल नहीं करना है, किस मूव का इस्तेमाल करना है, हाथों का इस्तेमाल करना है, पैरों का इस्तेमाल करना है, एल्बोज का इस्तेमाल करना है, नीज का इस्तेमाल करना है, राइट। Martial arts are practiced for a number of reasons such as self-defense, mental and spiritual development, entertainment, cultural traditions, etc. बट मेडिवल टाइम्स में आप जो है वो गेस कर सकते हैं कि मोस्टली डिफेंस एंड ऑफेंस के लिए, ठीक है। जितनी भी बड़ी शक्तियां थी, मतलब जो भी क्या बोलते हैं स्टेट्स थे, वो डिफेंस और ऑफेंस के लिए मार्शल आर्ट्स का इस्तेमाल करते थे। बट मार्शल आर्ट्स लोगों के लाइवलीहुड का हिस्सा भी है, लोगों के लाइफस्टाइल का हिस्सा भी है। तो मेंटल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए अपनी बॉडी को इतना ट्रेन करो कि वो उसी में ही आपको मेडिटेशन होने लग जाए, राइट। मेंटल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, एंटरटेनमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है मार्शल आर्ट का। मेलों में जो है वो आज भी मेलों में योद्धा जो है वो अपनी कुशलता को दिखाते हैं, मार्शल आर्ट पर अपनी पकड़ को दिखाते हैं और एंटरटेन करते हैं लोगों को। उसके अलावा कल्चरल ट्रेडिशंस का हिस्सा भी है, राइट। मार्शल आर्ट्स आर पार्ट ऑफ इंडियाज एंशिएंट कल्चर एंड ट्रेडिशनल गेम्स। नेक्स्ट चीज, अब देखिए, मार्शल आर्ट्स, इंडियन मार्शल आर्ट्स अंग्रेजों के लिए खतरनाक रही, ठीक है। जिस जिस रीजन पर अंग्रेजों ने कंट्रोल करते गए अंग्रेज, वहां वहां की जो मार्शल आर्ट्स हैं उनको उन्होंने कल्चरल प्रैक्टिसेस, लाइफस्टाइल की प्रैक्टिसेस और ट्रेडिशनल गेम्स के रूप में कन्वर्ट कर दिया, ताकि वो मार्शल आर्ट्स जो परफॉर्म करते हैं लोग, या उन मार्शल आर्ट्स को सिखाने वाले जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो स्कूल्स हैं, जो गुरुकुल हैं, वो अंग्रेजों के लिए खतरा ना बन जाए। बट दैट डजेंट मीन कि मार्शल आर्ट एज अ गेम जो है वो पहले से नहीं परफॉर्म किया जाता था, राइट। बहुत सारे राजा महाराजा अपनी कोर्ट्स में गेम्स आयोजित किया करते थे, और अलग अलग मतलब रीजन से आने वाले योद्धा जो है वो एक दूसरे के साथ कॉम्बैट करते थे और अपनी अपनी मार्शल आर्ट्स का शो करते थे, राइट। सो
ट्रेडिशनल गेम्स की तरह भी, एंड नॉट जस्ट इन द मतलब रॉयल, नॉट जस्ट इन रॉयल कोर्ट्स, लेकिन विलेज के माहौल में भी आज भी हिमाचल में से, अगर हिमाचल या पंजाब का आप में से कोई स्टूडेंट है तो छिंज जानते होंगे आप लोग क्या होता है, राइट। सो वो ट्रेडिशनल कुश्ती होती है हमारे यहाँ मेलों में या गाँव में, लोग जो है वो कुश्तियाँ करते हैं और मतलब अपने अपने क्या बोलते हैं, अपने मार्शल एक्सपर्टीज को शो करते हैं, ठीक है। वेरियस मार्शल आर्ट प्रैक्टिसेस इन द कंट्री आर क्लोजली एसोसिएटेड विद डांस, रिचुअल्स, योगा एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स। नेक्स्ट चीज, मार्शल आर्ट्स इंडिया में डांसेस से जुड़ी हुई हैं। उड़ीसा के जो उड़ीसी डांस है उसमें जो जर्क मूव हैं, जंप्स वगैरह हैं, वो एक मार्शल क्या बोलते हैं एलिमेंट है उसमें। छाओ जो डांस है उसमें वेपन्स का जो इस्तेमाल हो रहा है वो एक मार्शल एलिमेंट है, वो मार्शल आर्ट से निकल कर आ रहा है, ठीक है। थांगटा को एज अ डांस परफॉर्म किया जाता है, राइट। गटका को एज अ डांस परफॉर्मेंस किया जाता है। तो मार्शल आर्ट, डांस, कई रिचुअल्स, और अब जो एक मार्शल आर्टिस्ट है इंडिया के, वो योग साधना स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी काम करते हैं, क्योंकि भारत की जो ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट्स हैं वो नॉट जस्ट लड़ना झगड़ना, समझ रहे हैं, वो टेम्पर का खेल है सारा का सारा। वो ये नहीं है कि गुस्से से लड़ लिया, नहीं, टेम्परामेंट को कंट्रोल करना है, अपनी बॉडी को कंट्रोल में लेकर आना है। मार्शल आर्ट का मतलब ये नहीं है कि आपने लड़ना झगड़ना सीख लिया और अब सड़क में जाके सर फोड़ रहे हैं लोगों का, नहीं। आप अपनी बॉडी के मतलब समझ रहे हैं, अपनी बॉडी की ज्योमेट्री को कॉस्मिक ज्योमेट्री से जोड़ने का काम कर रहे हैं। एक बहुत डीप स्पिरिचुअल सेंस भी है योग एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स, राइट। उसके अलावा डांसिंग, ड्रामा वगैरह में भी जो है वो मार्शल आर्ट्स का इस्तेमाल किया जाता है, राइट। इंडिया हैज अ रिच ट्रेडिशन फॉर मार्शल आर्ट्स लाइक कलरी पयतु, सिलंबम, थांगटा एंड मैनी अदर फॉर्म्स। आज हम पढ़ेंगे अलग अलग मार्शल आर्ट्स को। तो आपको समझ आया, मार्शल आर्ट्स जो है वो डांस, रिचुअल, योगा, परफॉर्मिंग से जुड़ा हुआ है। मार्शल आर्ट्स ट्रेडिशनल गेम्स हैं। मार्शल आर्ट्स सेल्फ डिफेंस, मेंटल हेल्थ, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, एंटरटेनमेंट, कल्चरल ट्रेडिशंस की तरह यूज होता है, राइट। मार्शल आर्ट्स क्या है? कोडिफाइड सिस्टम एंड ट्रेडिशनल ट्रेडिशंस ऑफ कॉम्बैट प्रैक्टिसेस, और इंडिया में पिछले 3000 सालों से डिफरेंट डिफरेंट मार्शल आर्ट्स जो है वो परफॉर्म की जा रही हैं, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट है मार्शल आर्ट्स के बारे में। अब हम इंडिया की अलग अलग मार्शल आर्ट्स को समझते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कलरी। कलरी पयतु या सिंपली कलरी। तो कलरी शब्द का मतलब होता है मार्शल, ठीक है, युद्ध, मतलब बैटल फील्ड, और पयतु मतलब बैटल फील्ड के लिए प्रैक्टिस करना या प्रिपेयर करना। तो कलरी पयतु का मतलब क्या होगा? प्रैक्टिसिंग द आर्ट ऑफ बैटल फील्ड, राइट। सिंपली कलरी के नाम से जाना जाता है केरला वाले रीजन में। ऐसे कंसिडर टू बी मोर देन 2000 years old, इट इज प्रैक्टिस वाइडली इन केरला एंड इन द फ्रिंजेस ऑफ कर्नाटका, तमिलनाडु एंड ऑल्सो इन श्रीलंका। तो ओरिजिन इसका केरला से होता है, लेकिन तमिलनाडु लगते हुए एरिया ना, तमिलनाडु, कर्नाटका, श्रीलंका तक जो है वो इसका इन्फ्लुएंस जाता है। तो 2000 साल पहले, तो आप गेस कीजिए 2000 साल पहले दक्षिण भारत में कौन सा जो है वो एज चल रही थी, ठीक है। तो बिल्कुल सही गेस किया आप लोगों ने, संगम एज चल रही थी। तो संगम एज के 3 खिलाड़ी, चेर, पांड्या और चोल। तो चेर, पांड्या और चोल जो आपस में लड़ते झगड़ते रहे 500-700 सालों तक, और फिर उसके बाद मतलब अगर काल भरा भी आए या मतलब पल्लव वगैरह जो भी डेवलप हुए, इन सब ने मतलब इन सब ने जो है वो कहीं ना कहीं कलरी को एम्प्लॉय किया है। ये सब खास तौर पे संगम एज में सभी शक्तियां आपस में लड़ती रही, और ये सभी शक्तियां आपस में लड़ती रही, और इनके लड़ने से ही जो है वो धीरे धीरे कलरी पयतु डेवलप्ड हुआ है, राइट। इट इज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ लाइवलीहुड। प्रेजेंट डे में कलरी पयतु का क्या स्थान है? अब अंग्रेजों ने जैसे जैसे त्रावणकोर वाला एरिया अपने कंट्रोल में लिया, मद्रास प्रेसिडेंसी में ऐड करते गए केरला को, ठीक है, मैसूर को हराया और वो सब, तो कलरी पयतु उनके लिए खतरनाक है, खतरनाक साबित हो सकता है अगर उसके गुरुकुल काम करते रहेंगे और लोगों को लड़ना सिखाता रहा जाएगा, राइट। तो अंग्रेजों ने कलरी पयतु को सिस्टमेटिकली बैन कर दिया, लेकिन कहीं ना कहीं कलरी पयतु जो है वो जिंदा रहा और लोगों ने परफॉर्म उसको करा, ठीक है। उसको एज अ क्या बोलते हैं, लीथल आर्ट, और मतलब अंग्रेजों के खिलाफ एज अ वेपन इस्तेमाल करना बंद कर दिया, बट परफॉर्म करना शुरू कर दिया ताकि उनसे उनकी लाइवलीहुड चलती रहे, राइट। लाइवलीहुड फॉर मेनी पीपल इन केरला एज परफॉर्मेंसेज आर कंडक्टेड फॉर पयतु टूरिस्ट। सो
आज भी ऐसे गुरुकुल्स हैं जहाँ पर कलरी पयतु पढ़ाया सिखाया जाता है और टूरिस्ट देखने आते हैं और कलरी लाइफस्टाइल को फील करने आते हैं, क्योंकि कलरी पयतु इज नॉट जस्ट अ मार्शल आर्ट, मैंने बोला ना, इट्स एन, ये पूरा एक लाइफस्टाइल है जिसमें योग भी जुड़ा है, साधना भी जुड़ी है, मेडिटेशन भी जुड़ा है, ठीक है, कई तरह के जो है वो रोग निवारण, ठीक है, मतलब एक्यूप्रेशर्स, मालिश, मतलब क्या बोलते हैं, मसाजेस के माध्यम से और कई सारी दवाइयों के माध्यम से जो है वो बॉडीली एलिमेंट्स को भी दूर किया जाता है इसमें। सो इट्स अ होल पैकेज और टूरिस्ट के लिए काफ़ी अट्रैक्शन का स्रोत रहता है और लोग कलरी पयतु को सीखते हैं और परफॉर्मेंस देते हैं और जिससे उनका लाइवलीहुड चलता है प्रेजेंट डे में। ठीक है, ऐसा करने में क्यों मजबूर हुए ये लोग? क्योंकि अंग्रेजों ने कलरी पयतु के गुरुकुल्स को बंद करा दिया, आम लोगों को कलरी पयतु सीखने से रोक लिया, राइट। बट स्टिल सर्टेन डिग्री में वो जीवित रहा, मतलब समझ रहे हैं, वो पूरी तरह से तो खत्म नहीं कर सकते ना आप 2000 साल पुराने ट्रेडिशन को, और वो आज एक परफॉर्मिंग आर्ट्स के रूप में बचा हुआ है, ठीक है। दिस इज कलरी पयतु, देख रहे हैं अब फीमेल्स भी परफॉर्म करती हैं कलरी पयतु को, काफी आप देख रहे हैं, बहुत ज्यादा जो है वो एथलेटिक है, स्वॉर्ड्स और शील्ड्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन अन्य वेपन्स भी, लाठियों का इस्तेमाल, स्पीयर्स का इस्तेमाल, राइट, मल्टीपल स्वॉर्ड्स का इस्तेमाल, बेयर हैंडेड भी लड़ा जाता है, काफी सारे वेपन्स हैं कलरी पयतु में। It is probably the oldest form of martial arts in India and across the world, and is uh, believed to have been founded by Parshuram. मिथ्या ये है कि भगवान शिव से परशुराम ने ये कला सीखी और फिर केरला के जो ट्राइबल्स हैं उनको ये कला सिखाई और वहां से कलरी पयतु आज तक जीवित है। चेर पांड्या चोल जो है वो आपस में लड़ लड़ के उन्होंने डेवलप कर ली है, ठीक है। उसके अलावा ऋग्वेद में इसका जिक्र मिलता है देखने को कलरी का, लेकिन कलरी वर्ड का इस्तेमाल हुआ है जब वहां पर, और कलरी वर्ड का इस्तेमाल जो है वो संगम लिटरेचर में भी हुआ है, लेकिन कलरी शब्द का इस्तेमाल हुआ है। कलरी का मतलब तो मलयालम भाषा में क्या है? बैटलफील्ड, राइट। सो आज भी अगर आप जाएंगे केरला वाले रीजन में तो कलरी पयतु तो पूरा नाम है ही, लेकिन जनरली लोगों के बीच में कलरी के नाम से फेमस है, राइट। आप कलरी कहेंगे लोग समझ जाएंगे कि कलरी पयतु की बात हो रही है। Its oldest reference found in the Rigveda and Atharvaveda. The art reached its zenith during the 100 years of war between the Cholas, Pandyas and Chera. So चोल और पांडे आपस में लड़ते रहे और कलरी इज अ मार्शल आर्ट धीरे धीरे डेवलप होती गई, राइट। During the 13th and 16th century, the art was incorporated into many regions as well. It is said to be forerunner of 13th से 16th सेंचुरी, खासतौर पे 16th सेंचुरी में बोधि धर्मी मंक जो है वो बुद्धिस्ट मंक बोधि धर्मी जो है वो केरला वाले रीजन से इस पूरी मतलब मार्शल आर्ट्स को लेकर चाइना पहुंचे और चाइना में कंग फू जो है वो डेवलप हुआ है। इट इज सेड टू बी फोररनर ऑफ चाइनीज मार्शल आर्ट। कंग फू एज बुद्धिस्ट मंक बोधि धर्म टुक दिस आर्ट फ्रॉम इंडिया टू चाइना। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इट प्राइमरली एम्फोसिस ऑन फुटवर्क पैटर्न्स एंड द एबिलिटी ऑफ, सो कलरी पयतु बेसिकली क्या है? एक मार्शल आर्ट है। मार्शल आर्ट जो है वो लीथल होती हैं। सो ये धीरे धीरे परफॉर्मिंग आर्ट के रूप में डेवलप हुई है, बट शुरुआत में क्या रहता होगा कि कम से कम मूव्स में सामने वाले जो मतलब अपना जो ओपोनेंट है उसको नाकाम करना है, या उसको मतलब या तो मार ही देना है या तो उसको लड़ने का सक्षम जो है वो नहीं छोड़ना, कम से कम मूव्स में। तो कलरी पयतु के आज भी जो मूव्स हैं वो मतलब वाइटल पॉइंट्स, बॉडी के जो वाइटल पॉइंट्स हैं, गर्दन हो गया, पेट है, ठीक है, ऐसे वाइटल पॉइंट्स पर वार करने के लिए डिजाइंड है ताकि ओपोनेंट जो है वो मतलब जल्द से जल्द ओपोनेंट को शांत किया जा सके, राइट। इट इंक्लूड्स स्ट्राइक्स, किक्स एंड यूज ऑफ वेपन्स। इट इज साइलेंट कॉम्बैट, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे कॉम्बैट्स में ढोल बजता है, ठीक है, म्यूजिक बजता है पीछे, बट कलरी इज अ साइलेंट कॉम्बैट where style matters the most, and it is accompanied by many music it is not accompanied by any music or drumming. The demonstration of kalari payattu includes physical exercise and mock duel, armed and unarmed, right। mock duels होती है, अब तो केवल demonstrations होती हैं, शील्ड पे मारते हैं और मतलब नॉन लीथल वेपन जैसे लाठियों वगैरह का इस्तेमाल करते हैं अगर बॉडी पे हिट भी करना है तो, ठीक है। सो ऑब्वियसली मतलब क्या बोलते हैं, एज अ कॉम्बैट जो ओरिजिनल कॉम्बैट है उसमें इस्तेमाल नहीं किया जाता है। लोग फिर भी कर लेते होंगे क्रिमिनल्स कहीं ना कहीं तो, ठीक है, लेकिन जो परफॉर्मिंग एस्पेक्ट है उसमें देखेंगे तो आर्म्ड एंड अनआर्म्ड होती हैं, लेकिन
डेमोन्स्ट्रेशन के रूप में परफॉर्म किया जाता है इसे, ठीक है। इट इज प्रैक्टिस बाय वुमेन आल्सो, बहुत इंपॉर्टेंट है, कलरी वुमेन भी प्रैक्टिस करते हैं। उसके अलावा उनियरचा, उनियरचा एक लेजेंडरी हीरोइन है, इज नोन टू हैव वॉन मेनी बैटल्स विद द हेल्प ऑफ दिस आर्ट। बहुत इंपॉर्टेंट, नाम ध्यान रखना है, ये सवाल बन सकता है कलरी के बारे में, ठीक है। सो दिस इज कलरी पयतु। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है सिलंबम। सिलंबू का मतलब होता है क्या बोलते हैं, बंबू की लाठी, राइट। द स्टेट सॉरी, सिलंबू का मतलब होता है बंबू, और सिलंबम का मतलब क्या हो गया, बंबू की लाठी यानी कि बांस की लाठी। द स्टेट ऑफ तमिलनाडु, अब केरला में डेवलप हो रहा है कलरी और तमिलनाडु में डेवलप हो रहा है सिलंबम। और मैंने आपको बोला ना, चेर पांड्या चोल आपस में इन्होंने लड़ झगड़ कर कलरी को डेवलप किया है, तो कहीं ना कहीं कलरी का ही रिश्तेदार है सिलंबम, कलरी के साथ ही कंटेम्प्रेरी जो है वो सिलंबम डेवलप हुआ है, राइट। इज कंसिडर्ड टू बी क्राइडल ऑफ द स्टिक मार्शल आर्ट नोन इन तमिल एट सिलंबम। तो सिलंबम की खासियत क्या है, ये एक स्टिक मार्शल आर्ट है एसेंशियली। शुरुआत इसकी स्टिक मार्शल आर्ट की तरह हुई थी, धीरे धीरे इसमें बाकी कई सारे जो है वो वेपन्स इंक्लूड हो गए, बट शुरुआत जो है वो एज अ स्टिक मार्शल आर्ट हुई थी। सिलंबम की डेफिनेशन एक और ये निकलती है कि एक पर्वत है केरला में सिलंबम, वहां पर पाए जाने वाली जो लकड़ी है, बंबू की लकड़ी है, उससे जो है ये लाठियां बनी है। इट इज क्लोजली लिंक टू केरलाज कलरी पयतु। इट इज बिलीव टू हैव डिवाइन सोर्स लॉर्ड मुरुगन। अब मैंने आपको बताया था दक्षिण भारत के लोग वॉरियर्स को पूजते हैं, और मुरुगन उनका वॉरियर देवता है, नॉर्थ इंडिया के कार्तिका के समान। एंड सेज अगस्त्या इज ऑल्सो क्रेडिटेड विद द जेनेसिस ऑफ सिलंबम, राइट। सो दिस इज एन इमेज ऑफ सिलंबम। देखिए लाठियों से, जहां यहां पर ये वॉरियर जो हैं वो लड़ रहे हैं, लाठियों से लड़ना, बैम्बू की लाठियां ली इन्होंने और ये वॉरियर्स लड़ रहे हैं। देर इज अ रेफरेंस ऑफ दिस आर्ट इन लिटरेचर सीलापथिकरम। अब मुझे आप लोग कमेंट में बताएंगे कि ये सीलापथिकरम संगम लिटरेचर का, इतना मैं बता देता हूं कि ये संगम लिटरेचर का लिटरेरी वर्क है, लेकिन ये कौन सी संगम से निकलता है, पहले से, दूसरे से या तीसरी से, ठीक है। डेटिंग बैक टू 2nd सेंचुरी सीई, जिसमें हमें सिलंबम का जिक्र मिलता है। इसी क्या बोलते हैं संगम लिटरेचर में हमें कलरी शब्द भी मिलता है, लेकिन कलरी पयतुम नहीं मिलता पूरा, लेकिन कलरी लिखा हुआ जरूर मिलता है। द आर्ट इज बिलीव टू हैव ट्रेवल्ड फ्रॉम तमिलनाडु टू मलेशिया, where it is now a popular recreational sport and also a means of self defense. So मलेशिया में पहुंच गई है सलिम्बम, क्या बोलते हैं, नॉट सलिम्बम बट सिलंबम। टुडे दिस आर्ट फॉर्म इज मेड ऑफ मोड ऑफ सेल्फ डिफेंस यूज्ड बाय कॉमन पीपल ऑफ तमिलनाडु। तो शुरुआत कैसे हुई होगी, ठीक है, लोग जंगलों में रहते होंगे, अपने सेल्फ डिफेंस के लिए लाठियां जो है वो सबसे आसान वेपन है। जानवर चराने लोग जंगलों में जाते होंगे और जानवरों से, जंगली जानवरों से अपना बचाव करने के लिए या चोर लुटेरों से अपना बचाव करने के लिए लोगों ने सेल्फ डिफेंस के लिए लाठियों का इस्तेमाल शुरू किया होगा, और वो धीरे धीरे एक मार्शल आर्ट सिलंबम में डेवलप हो गया, जिसमें खास तौर पे बैम्बू स्टिक का इस्तेमाल किया जाता है, राइट, और एक्सपोर्ट होती थी ये। खास बात यह है कि मदुराई सिटी जो है वो बहुत क्या बोलते हैं, सेंटर बनती है इस मार्शल आर्ट का, और मदुराई सिटी से जो है वो एक्सपोर्ट होता है ये मलेशिया वाले साइड भी, और क्या बोलते हैं वेस्टर्न एशिया यानी कि इजिप्ट अरब वाले रीजन तक भी जो है वो ये सिलंब या सिलंबम जो है वो एक्सपोर्ट किए जाते हैं। और जो इजिप्ट की सेना है उन्होंने एम्प्लॉय किया अपने सेना में इन लाठियों को, ठीक है। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय स्विफ्ट फुट मूवमेंट्स, प्रिसीजन, फोर्स एंड मोमेंटम। द सिलंबम कंटेस्ट बिगिंस विद सैल्यूटेशंस। तो अब ये क्या, अभी एक परफॉर्मिंग आर्ट है, ठीक है, एक परफॉर्मिंग आर्ट है, एक डुअल जो है वो परफॉर्म किया जाता है। और सब उस, तो जैसे कि डांस परफॉर्मेंसेस में मैंने आपको बताया था ना कि इन्वोकेशन होगा, फिर डांस परफॉर्मेंस होगी, फिर एंडिंग सीक्वेंस होगा, यहाँ पर भी कुछ ऐसा है। पहले इन्वोकेशन होगा, ऑडियंस को सल्यूट किया जाएगा, गुरु को सल्यूट किया जाएगा, एक दूसरे को सल्यूट करेंगे वॉरियर्स, एंड देन दे विल फाइट, ठीक है। फाइट करेंगे और जो जजेस होंगे वो मतलब देखेंगे कि किस वॉरियर की कितनी डेक्स्ट्रिटी है, कौन कितना मार्शल आर्ट में निपुण है, किसने कितना हिट किया सामने वाले को, ठीक है, क्योंकि ये लाठियों से तो हिट कर सकते हैं आप, राइट, लेकिन फिर भी रूल्स होते हैं सर्टेन की, कहाँ हिट नहीं करना है ना।
The Silambam contest begins with salutations to God, the competitor, the audience, and the Guru. It is fought on even and hard surface, and the result is determined on the basis of number of touches made by one contestant on other. Kuttu Varisai, बहुत इंपॉर्टेंट. कुत्तू वरिसाई इज द अनआर्म्ड सिलंबम. देखिए सिलंबम एज द नेम सजेस्ट जो है वो सिलम से निकला है ना, ठीक है, बांस की लकड़ी से निकला, लेकिन एक अनआर्म्ड सिलंबम भी है. अनआर्म्ड मतलब हाथों से लड़ रहे हैं, राइट. एंड इट यूटिलाइजेज स्टांस एंड रूटीन्स बेस्ड ऑन एनिमल मूवमेंट्स फॉर्म्ड बाय स्नेक, टाइगर एक्सेट्रा. तो कुत्तू वरिसाई जो है वो अनआर्म्ड सिलंबम में, ध्यान रखना है. देखिए यहां से आर्ट एंड कल्चर का ये टॉपिक है और यहां से मोस्टली फैक्ट निकल कर आते हैं. और फैक्ट में भी कैसे, टर्मिनोलॉजीज, ज्यादा से ज्यादा टर्मिनोलॉजीज और साइट के क्वेश्चन बनते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट. टर्मिनोलॉजी, साइट के क्वेश्चन बनते हैं और पैट्रोनेज के भी सवाल बन सकते हैं कि किस आर्ट को किसने पैट्रोनाइज किया है, राइट. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेकिन मोस्टली टर्मिनोलॉजी के सवाल बनते हैं. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट आएगा छेबीगढ़ का. इट इज वन ऑफ द मोस्ट एंशियंट मार्शल आर्ट्स ऑफ मणिपुर. ईस्ट में मणिपुर में आ गए हम. छेबीगढ़ का. द फाइटिंग इक्विपमेंट्स यूज्ड इन दिस आर्ट आर स्टिक एनकेस्ड इन सॉफ्ट लेदर एंड शील्ड मेड ऑफ लेदर. सो ये फाइटिंग स्टाइल क्या है, स्टिक और लेदर शील्ड का. ठीक है, फाइटर जो है वो स्टिक से लड़ रहा है, लेकिन स्टिक के ऊपर लेदर कोट चढ़ा हुआ है और डिफेंस करने के लिए लेदर की जो है वो क्या है, शील्ड है. In ancient times, sword and spears were used by the contestants. But ये है कलोनियल लेगेसी. ठीक है, कलोनियल लेगेसी ये है कि जो छेबीगढ़ का है वो पहले भाले तीर, मतलब समझ रहे हैं वो क्या बोलते हैं, स्वॉर्ड और स्पीयर से जो है वो परफॉर्म किया जाता था. लेकिन ब्रिटिशर्स टोन दिस डाउन. क्यों? क्योंकि उनके लिए खतरा है अगर इंडियंस भाले और तलवार चलाना सीखेंगे. तो उसकी जगह क्या, मतलब तलवारों की जगह क्या ली, स्टिक्स, और स्टिक्स भी लेदर रैप्ड, ताकि ज्यादा जो है वो लीथल ना रहे. द कंटेस्टेंट्स फाइट अ डुअल एंड द वन स्कोरिंग द मैक्सिमम पॉइंट्स इज डिक्लेयर्ड विक्टोरियस, राइट. Victory in the martial art depends upon skill than on brute force and physical strength. The competition is held on flat surface within a circle. So कुछ इस तरह देख रहे हैं आप, स्टिक के ऊपर लेदर केसिंग्स हैं, ठीक है, और हाथ के ऊपर जो है वो यहाँ पर लेदर शील्ड्स पहनी होती हैं. दिस इज छेबीगढ़ का. सो इट इज मोर फॉर्मली परफॉर्म्ड. आज भी ये फॉर्मली परफॉर्म किया जाता है. ऐसे सर्कल के बीच में दो वॉरियर्स खड़े होते हैं और वो लड़ते हैं आपस में, और जजेस बैठे होते हैं और वो पॉइंट्स देते हैं जिसने, मतलब किसकी मार्शल आर्ट जो है वो ज़्यादा दिख रही है कि ज़्यादा स्किलफुल है, राइट. और इसमें फोर्स से ज़्यादा स्किल को मार्क्स मिलते हैं. ठीक है, सो अगेन इट हैज़ बिकम अ परफॉर्मिंग आर्ट, राइट, जिसको जज किया जाता है. नेक्स्ट आएगा हुएन लंगलोंग. अब ये हुएन लंगलोंग जो है वो मणिपुर वाले रीजन में ही है, लेकिन ये हुएन लंगलोंग जो है वो ज़्यादा मिलता हुआ है बर्मा वाले रीजन से, म्यांमार वाले रीजन से जुड़ता हुआ है. देखिए मणिपुर के बाद बर्मा वाला रीजन लगता है, म्यांमार वाला रीजन लगता है, तो म्यांमार के कल्चर का साफ साफ असर हमें मणिपुर में देखने को मिलता है, क्योंकि पड़ोसी रीजन है ऑब्वियसली. सो मार्शल आर्ट भी तो आएंगी कल्चर के साथ साथ, कल्चर का हिस्सा ही तो है ना मार्शल आर्ट्स भी. सो हुएन लंगलोन इज अ मार्शल आर्ट ट्रेडिशन फ्रॉम मणिपुर. इट कंसिस्ट ऑफ टू मेन कंपोनेंट्स. सबसे पहला तो थांगटा और दूसरा सरित सरक. ठीक है, थांगटा का मतलब होता है, थांग का मतलब तलवार और टा का मतलब भाला. तो तलवार और भाले का इस्तेमाल करके जो मार्शल आर्ट है, यानी कि इट्स एन आर्म्ड कॉम्बैट. ठीक है, और सरित सरक का मतलब होता है अनआर्म्ड फिस्ट फाइट्स जो होती हैं, जो हाथ से लड़ा जाता है, राइट. Owing to Manipur's cultural similarity and geographical proximity with Myanmar, Huyen Langlon is closely related to Burmese martial arts Bando and Banshai. So थांगटा को आप जोड़ेंगे बांदो के साथ और सरित सरक को जोड़ेंगे बनशाई के साथ. बांदो एंड बनशाई क्या है, जैसे कि थांगटा और सरित सरक है. बांदो इज एन आर्म्ड मार्शल आर्ट एंड बनशाई इज एन अनआर्म्ड मार्शल आर्ट फ्रॉम म्यांमार. ठीक है, तो म्यांमार में बांदो बनशय और मणिपुर में थांगटा और सरित सरक. ठीक है, ध्यान रखना है आपको. और हुएन लांगलोन के अंडर आते हैं थांगटा और सरित सरक. आगे थांगटा और सरित सरक को अलग से पढ़ाऊंगा, लेकिन दे कम्स अंडर हुएन लांगलोन, राइट. ध्यान रखेंगे आप. थांगटा देखते हैं क्या है. दिस मार्शल आर्ट डेवलप्ड फ्रॉम वॉर एनवायरमेंट ऑफ द टाइनी स्टेट ऑफ मणिपुर.
थांग मीन्स स्वॉर्ड, वाई टा मीन्स स्पीयर एंड हेंस थांगटा मीन्स आर्ट ऑफ स्वॉर्ड एंड स्पीयर। मैंने आपको बता ही दिया। देखिए इन टॉपिक्स में से क्या निकालना है आपको, किस टर्म का क्या मतलब है और वो किस रीजन में है और बेसिक फीचर क्या है। ठीक है, तो मार्शल आर्ट पता होनी चाहिए आपको, किस वर्ड मतलब समझ रहे, थांगटा क्या है, थांगटा मार्शल आर्ट है। ठीक है, किस रीजन की है, तो मणिपुर की है। फीचर क्या है, स्वॉर्ड और स्पीयर से लड़ा जाता है, दैट मीन्स इट्स एन आर्म्ड मार्शल आर्ट, ये इसका फीचर है। तीन तरह की परफॉर्मेंसेज रहती हैं इसकी, रिचुअल, डेमोन्स्ट्रेशन एंड कॉम्बैट। कॉम्बैट रिचुअल यानी कि मणिपुरी फेस्टिवल्स में थांगटा परफॉर्म किया जाता है। उसके अलावा अब तो ये परफॉर्मिंग आर्ट के रूप में डेवलप हो गई है, तो कई स्टेजेस पर, कई मतलब प्लेज वगैरह में भी, कई ड्रामाज में थांगटा को डेमोन्स्ट्रेट किया जाता है। और फाइनली जो एक्चुअल कॉम्बैट्स होती थी पहले, उसमें थांगटा को परफॉर्म किया जाता था, है ना, थांगटा यूज किया जाता था एज एन एक्चुअल मार्शल आर्ट ड्यूरिंग कॉम्बैट्स, एक्चुअल कॉम्बैट्स में, राइट। दिस इज थांगटा। देख रहे हैं आप, यूथ जो है वो स्वॉर्ड्स को इस्तेमाल करके लड़ रहे हैं। सो ये थांगटा है जिसमें स्वॉर्ड्स और स्पीयर्स का यानी कि वेपन्स का इस्तेमाल किया जाता है। The first way is related to tantric and ritual practices, while the second way consists of spectacular performance involving sword and spear dance. तो ये देखिए, ये परफॉर्म, सो इट्स ऑल्सो अ डांस फॉर्म, राइट। डांस ड्रामा की तरह भी इस्तेमाल होता है ये, सो इट्स अ डांस फॉर्म परफॉर्म किया जाता है जिसमें, और यहां पर अभी ये दोनों लड़के जो हैं वो परफॉर्म करके दिखा रहे हैं। ठीक है, द थर्ड वे इज ट्रू कॉम्बैट एप्लीकेशन। कॉम्बैट्स में भी जो है वो अप्लाई किया गया है थांगटा को ओवर द पीरियड मणिपुर की आर्मीज ने। थांगटा ऑफन ब्लर्स द लाइन बिटवीन डांस एंड कॉम्बैट फॉर्म्स एज इट शेयर्स अ कनेक्शन विद सर्टेन वॉर डांसेस सच एज थांग काइरोल और खोसरोल। खोसरोल जो है वो स्पीयर डांस है और थांग काइरोल जो है वो स्वॉर्ड डांस है। इंपॉर्टेंट टर्म्स है, थांगटा से जुड़ी हुई हैं। ठीक है, थांग काइरोल और खोसरोल क्या है, ये स्वॉर्ड एंड स्पीयर डांसेस हैं। तो ये मार्शल आर्ट ऐसे डेवलप हुई है कि इट्स मतलब समझ रहे, थांगटा में जो थांग का रोल है वो क्या है, एक स्वॉर्ड डांस है। तो मान लीजिए अगर एक्चुअल कॉम्बैट में भी कोई सैनिक जा रहा है ना, तो वो नाचता हुआ मतलब लड़ रहा है। ठीक है, वो ऐसा लड़ रहा है वो कि लग रहा है कि वो नाच रहा है, बट एक्चुअली वो लड़ रहा है, राइट। तो जो डांस समझ रहे हैं, नाचने में आप क्या करते हैं, बहुत कैलकुलेटिव फ्लूडिक मोशंस लेते हैं, तो दैट हेल्प्स इन कॉम्बैट, राइट। Many ritualistic dances such as spear dance for funerals or sacred Thingou dance were traditionally performed by martial artists. So बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ध्यान रखने टर्मिनोलॉजीज। थांगटा क्या है, थांग और टा का क्या मतलब है। सो मैंने आपको बोला ना, टर्म्स, रीजन और बेसिक फीचर्स, ये तीन चीजें मार्शल आर्ट वाले टॉपिक में से, टर्म्स, रीजन और बेसिक फीचर। कॉन्सेप्ट में जाना ही नहीं हमें, अंदर की कहानी में घुसना ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट आएगा सरित सराक। तो सरित सराक मैंने आपको बताया कि सरित सराक क्या है, इट्स अ अनआर्म्ड कॉम्बैट, यानी कि हाथ से लड़ा जाता है। ठीक है, सो इसमें लॉक्स वगैरह होते हैं, मतलब वही मुक्के, मतलब सब पंचेस, किक्स, लॉक्स वगैरह, राइट। इट इज अ फॉर्म ऑफ अनआर्म्ड कॉम्बैट एंड इज क्वाइट डिस्टिंक्ट फ्रॉम अदर मार्शल आर्ट फॉर्म्स। इट इन्वॉल्व्स हैंड टू हैंड कॉम्बैट, इंक्लूड्स हैंड स्ट्राइक, किक्स, ग्रैपलिंग। ठीक है, मतलब लॉक्स लगाना बॉडी को। नेक्स्ट आएगा आपका परिखंडा। खंडा शब्द का मतलब होता है तलवार। ठीक है, संस्कृत शब्द से इसका ओरिजिन है, इसकी एटिमोलॉजी है, इट इज अ फाइटिंग फॉर्म क्रिएटेड बाय राजपूत। राजपूतों ने परिखंडा जो है वो डेवलप किया, लेकिन बिहार वाले एरिया में आज भी इसे परफॉर्म किया जा रहा है। इट इज स्टिल प्रैक्टिस्ड इन मेनी पार्ट्स ऑफ बिहार। परी मीन्स शील्ड एंड खंडा मीन्स स्वॉर्ड, and therefore this art uses sword and shield for fighting. So Rajput fighting style जो है वो sword and shield के अराउंड ही है, right? This fighting traditions has given birth to local dances named छाओ। तो मैंने आपको फोक डांसेस में छाओ के बारे में समझाया था, बिहार, बंगाल और उड़ीसा में छाओ परफॉर्म किया जाता है, तो वो परिखंडा से निकल कर आया है। डांस एंड इट्स मार्शल एलिमेंट्स हैव बीन एब्जॉर्ब्ड बाय दिस डांस, दिस इज परिखंडा, राइट। परिखंडा जो है वो ये लड़के परफॉर्म कर रहे हैं। नेक्स्ट आएगा लाठी। एज द नेम सजेस्ट, स्टिक्स का इस्तेमाल किया जाता है लड़ने में, राइट। इट इज एन एंशियंट आर्म्ड मार्शल आर्ट ऑफ इंडिया प्रैक्टिस मेनली इन पंजाब एंड बंगाल रीजन ऑफ इंडिया। लाठी, ध्यान रखना है, टर्म, रीजन और फीचर्स, कुछ फीचर, कुछ बेसिक फीचर,
टर्मिनोलॉजी आपको पता होना चाहिए। लाठी क्या है? एक मार्शल आर्ट है। किस रीजन में? पंजाब एंड बंगाल वाले रीजन में। बंगाल में भी लाठी मार्शल आर्ट की तरह आज भी प्रैक्टिस हो रही है, राइट। दैट इज स्टिक इज ऑल्सो वन ऑफ द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट वेपन्स यूज्ड इन मार्शल आर्ट्स। लाठी इज स्टिल पॉपुलर स्पोर्ट इन इंडियन विलेजेस। आज भी मतलब लठमार जो है वो कई स्पोर्ट्स हो रहे हैं, राइट। लाठी, लाठी से रिलेटेड कई स्पोर्ट्स हैं इंडिया में। नेक्स्ट आएगा गटका। गटका जो है वो परफॉर्म किया जाता है सिखों द्वारा। इट्स एन अगेन एक्चुअल कॉम्बैट में यूज किया जाता था इस मार्शल आर्ट को, लेकिन अब ये एक परफॉर्मिंग आर्ट के रूप में रह गई है, ठीक है। गटका अ मार्शल आर्ट ओरिजिनेटिंग इन द स्टेट ऑफ पंजाब एंड इज एसोसिएटेड विद सिख कम्युनिटी। इट इज स्टाइल ऑफ स्टिक फाइटिंग बिटवीन टू और मोर प्रैक्टिशनर्स। सो गटका शुरू हुआ था स्टिक फाइटिंग से, लकड़ी के साथ, है ना, लाठी के साथ फाइटिंग करना। बट धीरे धीरे गटके में स्पीयर, तलवारें और अन्य वेपन जो हैं वो ऐड होते गए, ठीक है। जैसे जैसे मतलब अपने आप को सिखिज्म जो है वो जैसे जैसे अपने आप को धीरे धीरे मिलिटराइज करता गया, वैसे वैसे गटके में और जो है वो डेडली वेपन्स जुड़ते गए, ठीक है। इट इज बिलीव टू बी बैटल टेक्निक क्रिएटेड बाय सिख वॉरियर्स ड्यूरिंग द मार्शल पीरियड ऑफ ग्रेट सिख गुरुज। दिस इज गटका। ये लड़के जो हैं वो गटका परफॉर्म कर रहे हैं। स्वॉर्ड एंड आप देख रहे हैं शील्ड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं ये, ठीक है। गटका is a moderate version of deadlier शास्त्र विद्या। Now actually these guys are performing शास्त्र विद्या। गटका में लाठियां इस्तेमाल होती हैं। ओवर द पीरियड गटका जो है वो शास्त्र विद्या के रूप में डेवलप हुआ। शास्त्र विद्या में कई सारे जो है वेपन्स इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। द फाइटिंग स्टाइल ऑफ द फियरसम अकाली निहंग। दीज गाइज आर अकाली निहंग्स, ठीक है। However, the sharp swords or of Shastra Vidya have been replaced by wooden sticks, soti and shields, फाड़ी। अब ये फाड़ी जो है ये वही पाड़ी शब्द से निकला है जो कि राजपूतों की शील्ड है, राइट। सो और सोटी, सोटी बोलते हैं पंजाबी में स्टिक को, तो सोठी या सोटी कह लेते हैं। और समझ रहे हैं मतलब परफॉर्म कर रहे हैं ना, अब तो लड़ने के लिए नहीं है ना, तो प्रैक्टिस करने के लिए वुडन। लेकिन यहाँ पर ये स्टूडेंट्स जो हैं वो दोनों एक्चुअल स्वॉर्ड से लड़ रहे हैं, बट इट्स वेरी कोरियोग्राफ्ड। ये कोरियोग्राफ्ड है, ये तो एक दूसरे को हार्म करने के लिए नहीं, लेकिन मतलब डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए कर रहे हैं। लेकिन जो एक्चुअल कॉम्पिटिशन्स होते हैं उसमें लकड़ी की मतलब उसमें स्टिक्स का, सोटी का इस्तेमाल किया जाता है, और वहाँ पर जो है वो एक दूसरे को हिट किया जाता है और पॉइंट्स मिलते हैं अकॉर्डिंगली, राइट। It is now a popular sport or sword dance performance and is exhibited during Sikh festivals. Right, बहुत important. Next आएगा काठी समूह. It is very old Indian martial art that originated in आंध्र प्रदेश. पंजाब से अब हम आ गए आंध्र प्रदेश, तो तेलुगु वाले रीजन में। अब तमिल और मलयालम में अगर कुछ हो रहा है तो तेलुगु में क्यों ना हो, राइट। इट इज मास्टर्ड बाय रॉयल आर्मीज ऑफ आंध्र प्रदेश, और कहीं ना कहीं आपको कलरी वाला एलिमेंट यहां भी नजर आ जाएगा। इट एम्प्लॉयज वेरियस काइंड ऑफ स्वॉर्ड एंड द प्लेस वेयर काठी समूह इज परफॉर्म्ड इज नोन एज गरिडी। बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। और आंध्रा रूलर्स खासतौर पे विजयनगर के अंडर जो है वो इट्स अ परफॉर्मेंस आर्ट के रूप में डेवलप हुआ। विजयनगर के जो शासक हैं वो अपने एंटरटेनमेंट के लिए काठी समूह जो है वो परफॉर्म कराया करते थे। अलग अलग दूर दूर एरिया से जो है वो मतलब वॉरियर्स आते थे और पार्टिसिपेट करते थे इन कॉम्पिटिशन्स में। टुडे द मार्शल आर्ट इज प्रैक्टिस्ड ओनली एज अ पास टाइम इन द फैमिलीज ऑफ हुज ऑफ दोज हु वर वंस इन द सर्विस ऑफ देयर राजाज एंड सोल्जर्स, राइट। सो आज कोई ऐसा घराना नहीं, कोई स्कूल नहीं, कोई कुछ नहीं। जो पुरानी फैमिलीज हैं जो सेना में काम करते थे, अब उनके पास जो है वो ये जनरेशन बाय जनरेशन जीवित रह गई है। सो दिस इज दैट, राइट। देख रहे हैं आप, दिस इज काठी समूह। यहाँ पर ये स्वॉर्ड और शील्ड से जो है वो परफॉर्म, सो अभी भी ये परफॉर्मिंग आर्ट है, परफॉर्म कर रहे हैं। ये कोरियोग्राफ्ड होता है, इसमें कोई ऐसा नहीं है एक दूसरे को मारने के चक्कर में, राइट। नेक्स्ट आएगा थोड़ा। थोड़ा जो है वो हिमाचल वाले रीजन में परफॉर्म किया जाता है बो एंड एरो से, राइट। थोड़ा मार्शल आर्ट इज ऑल्सो नोन एज डांस ऑफ आर्चरी। इट इज एन, और आज प्रेजेंट डे में इंडिया में ये मतलब नॉट इंडिया लेकिन हिमाचल प्रदेश में, इंडिया में हिमाचल प्रदेश में प्लेज के दौरान जो है वो थोड़ा को परफॉर्म किया जाता है। इट इज एन आर्ट फ्रॉम हिमाचल प्रदेश वेयर ट्रेडिशनल आर्चरी यूजिंग बो एंड एरो। सो ध्यान रखना है आपको, प्लेस, ठीक है, टर्म क्या है थोड़ा, प्लेस क्या है हिमाचल प्रदेश, और फीचर क्या है आर्चरी, ठीक है। आर्चरी और आर्चरी से रिलेटेड डांस, राइट। डांस और प्ले या ड्रामा
आप कह सकते हैं, राइट। सो दिस इज अ फीचर। तो क्या ध्यान रखना है हमको, टर्मिनोलॉजी कहाँ पर है और बेसिक फीचर क्या है, राइट। यहाँ पर देखिए ये थोड़ा जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, ये एक डांस ड्रामा प्ले चल रहा है। नेक्स्ट आएगा पाइका अखाड़ा। अब पाइका का मतलब होता है सोल्जर और अखाड़े का मतलब क्या होगा कि जहां पर मतलब क्या बोलते हैं, ट्रेनिंग सेंटर कह सकते हैं, राइट। सो इट इज वेरी ओल्ड ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट ऑफ उड़ीसा लिंक्ड टू स्टोन एज कल्चर। स्टोन एज कल्चर से पाइका अखाड़ा उड़ीसा में जिंदा है। पाइका मीन्स सोल्जर और वॉरियर एंड अखाड़ा मीन्स रेगुलर ट्रेनिंग सेंटर। पाइका अखाड़ा मीन्स वॉरियर स्कूल। इट कंबाइंस द एलिमेंट्स ऑफ कॉम्बैट एंड डांस। सो उड़ीसी डांस में अगर आपको मार्शल एलिमेंट नजर आते हैं कुछ, ठीक है, जो जंप्स हैं, राइट, जो सडन जर्क्स हैं, जो मूवमेंट होती हैं, तांडव वाले जो फीचर्स हैं, वो पाइका अखाड़ा से निकल कर आ रहे हैं, राइट। दिस इज पाइका अखाड़ा और काफी डेडली मार्शल आर्ट है ये। Initially, this art was practiced by state warriors, but now it is used like performance art. The leaders of paikas are known as खंडायत। तो खंडा, जो खंडा का इस्तेमाल करते हैं वो खंडायत हैं, है ना। Who are a warrior caste whose names mean master of the sword, right? Sword के master है खंडायत। The Khandayats led the paikas in the akhadas and also in battle and have been compared to samurais of Japan. सो खंडायतों को समुराय से, जापान के समुराय से कंपेयर किया गया है। खंडायत जो है वो, अब जैसे समुराइज के क्या हुआ करते थे, शोगुन हुआ करते थे ना, ठीक है, तो पाइकों के शोगुन जो है वो कौन है, खंडायत है, राइट। नेक्स्ट आएगा स्के। तो ध्यान रखना है आपको, टर्म, रीजन और बेसिक फीचर, राइट। टर्म, रीजन और बेसिक फीचर, ये तीन चीजें ध्यान रखनी है बस। इन तीन चीजों का खेल चल रहा है, टर्म, रीजन और बेसिक फीचर। नेक्स्ट आएगा आपका स्के। टर्म आ गई स्के। रीजन क्या है, कश्मीर। इट इज एन एंशिएंट मार्शल आर्ट प्रैक्टिस पीपल ऑफ कश्मीर। एन आर्म्ड फॉर्म ऑफ स्के मेक्स यूज ऑफ स्वॉर्ड एंड अ शील्ड। फीचर क्या आ गया इसका, स्वॉर्ड और शील्ड, दैट मीन्स इट्स एन आर्म्ड मार्शल आर्ट। ध्यान रखना है विच मार्शल आर्ट इज आर्म्ड एंड विच मार्शल आर्ट इज अनआर्म्ड, दैट्स द फीचर पार्ट, राइट। सो मैंने बोला ना, टर्म, रीजन और फीचर, ये तीन चीजों का खेल है यहां पर। While the unarmed form of the art incorporates kicks, punches, locks and chops. Now, कुछ ऐसी मार्शल आर्ट भी होंगी जो आर्म्ड और अनआर्म्ड दोनों होंगी। तो स्के इज वन ऑफ देम, जो कि आर्म्ड भी है और अनआर्म्ड भी है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ स्केज रूल्स, द स्वॉर्ड, जिसको तोरा या तूरा कहा जाता है, इज मेड ऑफ सिंथेटिक फाइबर एंड कवर्ड इन लेदर। तो आज इसको एज अ स्पोर्ट जो है परफॉर्म किया जाता है। और पूरा जैसे बॉक्सिंग का देखा है आपने, जो क्या बोलते हैं मैचेस होते हैं बॉक्सिंग के, उसमें हेलमेट और प्रोटेक्टिंग गियर, या टाइक्वांडो में हेलमेट और प्रोटेक्टिंग गियर पहन के लड़ रहे होते हैं बच्चे, वैसा ही है सेम। देखिए, हेलमेट, प्रोटेक्टिंग गियर पहन के लड़ रहे हैं, लेकिन इन्होंने शील्ड्स ली हैं, रबर शील्ड्स, और जो स्वॉर्ड्स हैं उसकी जगह ये सिंथेटिक फाइबर के, एक तरह से कह सकते हैं कि आप मतलब छोटी छोटी स्टिक्स ही बची हैं, ठीक है। लेकिन आर्ट वही है, किक्स, पंचेस का इस्तेमाल भी हो रहा है इसमें, राइट। द स्वॉर्ड इज पेयर्ड विद अ शील्ड, जिसको बरगुला कहा जाता है। ये शील्ड जो है वो बरगुला हो गई, विच इज ऑल्सो कवर्ड इन लेदर। कंपिटिटर्स आर जज्ड ऑन स्टांस, टाइमिंग एंड परफॉर्मेंस। सो देख रहे हैं, परफॉर्मिंग आर्ट है ये, प्रॉपर स्पोर्ट है, एक मार्क्स मिल रहे हैं, ठीक है, रैंक्स बन रही है स्टूडेंट्स की। नेक्स्ट आएगा मर्दानी खेल। अब मर्दानी खेल एज द नेम सजेस्ट, जो मतलब पुरुष खेल हैं आपस में, राइट। लेकिन ये मर्दानी खेल ओवर द पीरियड अंग्रेजों ने इलीगल घोषित कर दिया। क्यों? क्योंकि मर्दानी खेल है तो मार्शल आर्ट ही कोई। इट इज अ वेपन बेस्ड मार्शल आर्ट। अगेन मर्दानी खेल क्या है, वेपन बेस्ड है, तो इट्स एन आर्म्ड। रीजन क्या है, महाराष्ट्र, ओरिजिनली फ्रॉम महाराष्ट्र, लेकिन मध्य प्रदेश, कर्नाटका, गोवा, आंध्र वाले रीजन में भी आपको मर्दानी खेल मिल जाएगा, बट ओरिजिनली कहाँ से निकल रही है, महाराष्ट्र से। कोल्हापुर इज द वेरी फेमस सिटी ऑफ मर्दानी खेल। सिटी आ गई, रीजन आ गया। सो टर्म, रीजन और फीचर। फीचर क्या है, आर्म्ड है, राइट। रीजन क्या है, कोल्हापुर। टर्म क्या है, मर्दानी खेल, राइट। दिस इज मर्दानी खेल। लेकिन देखिए महिलाएं भी परफॉर्म कर रही हैं, शील्ड है और लाठियों से लड़ रहे हैं, राइट। इट एमर्ज ड्यूरिंग द रेन ऑफ मराठा डायनेस्टी। नेक्स्ट फीचर क्या है, मराठा डायनेस्टी। और मराठा जो किंग्स रहे, उन्होंने अपनी सेना में ऐसे वॉरियर्स को एम्प्लॉय किया जो मर्दानी खेल खेलते थे। कोल्हापुर and the villages around it had training centers where skilled elders prepared youngsters for war.
It was banned by British after the revolt of 1857 and the training centers were forced to turn मर्दानी खेल into folk game. So मर्दानी खेल एक डेडली, क्योंकि नॉट जस्ट स्टिक्स लेकिन अन्य वेपन्स का इस्तेमाल भी होता है इसमें, भाले और तलवारों का भी, लेकिन अंग्रेजों ने धीरे धीरे जो है वो इसको एक परफॉर्मिंग आर्ट में कन्वर्ट होने में मजबूर कर दिया, ठीक है, एक स्पोर्ट में बदलने में मजबूर कर दिया. द फोक गेम इन्वॉल्व्स यूज ऑफ वेपन सच एज स्वॉर्ड्स, कटियार, लाठी काठी, ठीक है. सो कटियार यानी कि कटार या डैगर, और लाठियों का इस्तेमाल हो रहा है, तलवारों का इस्तेमाल हो रहा है, बट कोरियोग्राफ्ड होता है, स्पोर्ट है, लीथल नहीं है, मतलब एक दूसरे का नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं करते, कॉम्बैट नहीं, एक्चुअल कॉम्बैट प्रैक्टिसेस नहीं है इसकी, ठीक है. नेक्स्ट आएगा बंदिश. बंदिश क्या है? इट इज एन एंशियंट मार्शल आर्ट. इट इज अ कलेक्शन ऑफ मार्शल टेक्निक्स मेनली एम्प्लॉयड टू डिसआर्म एंड डिफीट एन आर्म्ड ओपोनेंट विदाउट टेकिंग हिज लाइफ. तो बंदिश जो है वो ओवर द मतलब हिंदुस्तान में कई रीजन में फैला हुआ है. इसमें क्या होता है कि मारना नहीं होता है सामने वाले को, डिसआर्म किया जाता है, केवल उसके हथियार छीने जाते हैं किसी ना किसी तरह, ठीक है, या घायल किया जाता है, मारने के लिए नहीं है. इसका फीचर ये है. इट कैन ऑल्सो बी रिगार्डेड एज एम्प्टी हैंडेड कॉम्बैट टेक्निक यूजिंग डिफरेंट टाइप ऑफ लॉक होल्ड्स. लॉक होल्ड्स का इस्तेमाल करके हड्डियां वड्डियां तोड़ी जाती हैं, जॉइंट्स तोड़े जाते हैं, लेकिन मारा नहीं जाता, राइट. नेक्स्ट देखते हैं कुछ रेसलिंग की फॉर्म्स इंडिया से निकल कर आती हैं, ठीक है. पहला आएगा कुश्ती. कुश्ती या पहलवानी. कुश्ती या पहलवानी मुगलों के टाइम बहुत फेमस हुई, लेकिन उससे पहले से भी कुश्ती तो बहुत पहले से ही इंडिया में परफॉर्म की जाती है, ठीक है. इट्स ट्रेडिशनल रेसलिंग. नेक्स्ट आएगा मुश्ती युद्ध. इट इज अ ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ बॉक्सिंग दैट ओरिजिनेटेड इन वाराणसी. मुश्ती युद्ध में फिस्ट फाइट होते हैं, ठीक है, पंचेस लगाए जाते हैं. कहां पर? वाराणसी से डेवलप हुआ है. इट इन्वॉल्व्स यूज ऑफ पंचेस, किक्स, नीज एंड एल्बो स्ट्राइक्स. द स्टाइल इज कंप्लीट आर्ट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट. तो ध्यान रखना है फाइट टर्मिनोलॉजी क्या है मार्शल आर्ट की और उसका रीजन क्या है, ठीक है. मुश्ती युद्ध बनारस, और फीचर क्या है? इट्स एन अनआर्म्ड मार्शल आर्ट. देखिए जितनी भी रेसलिंग आर्ट फॉर्म्स होती हैं वो अनआर्म्ड होती हैं, ध्यान रखें. मोस्टली रेसलिंग जो है वो अनआर्म्ड होती हैं. कुछ आर्म्स होते हैं, कुछ सर्टेन डिग्री ऑफ आर्म होते हैं जो मतलब नकल डस्टर टाइप जो पहनते हैं, ठीक है. In Buan is a type of wrestling practiced in Mizoram in the northeast India. It has mainly strict rules prohibiting kicking, stepping out of the circle and even bending of knees. Knees भी bend नहीं करनी, ठीक है, किक नहीं करना है इन बुआ में. केवल हस्त भुजाओं के जोर से मतलब बाजुओं के जोर से लड़ना है केवल, राइट. नेक्स्ट आएगा वज्र मुश्ती. इज अ फॉर्म ऑफ इंडियन रेसलिंग. वज्र मतलब जिसमें हथियार का इस्तेमाल हो रहा है, राइट. सो पंचिंग हो रही है लेकिन हथियार का इस्तेमाल हो रहा है, और हथियार क्या है? नकल डस्टर. तो आज तो ब्रास के नकल डस्टर बनते हैं, पहले जानवरों के सींग के नकल डस्टर बना करते थे, राइट. इट इज अ फॉर्म ऑफ इंडियन रेसलिंग इन विच नकल डस्टर लाइक वेपन इज एम्प्लॉयड. द वेपन इज यूजुअली मेड ऑफ आइवरी और बफलो हॉर्न, राइट. बहुत इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है. डायरेक्ट सवाल बनेंगे. कुश्ती, मुश्ती युद्ध क्या है? इबुआन, वज्र मुश्ती, मल्ल युद्ध क्या है? मल्ल युद्ध इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट ट्रेडिशनल मतलब wrestling in India, right. It is a traditional South Asian form of combat wrestling and is closely related to Southeast Asian wrestling styles such as Naban. So इंडिया में भी मल्ल युद्ध हो रहा है और साउथ ईस्ट एशिया में भी मल्ल युद्ध परफॉर्म किया जा रहा है. इंडिया इज अ पार्ट ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, बट अपार्ट फ्रॉम इंडिया, राइट, जो अदर कंट्रीज है साउथ ईस्ट एशिया की, वो भी मल्ल युद्ध जो है वो परफॉर्म करती हैं. इट इन्वॉल्व्स ग्रैपलिंग, जॉइंट ब्रेकिंग, पंचिंग, बाइटिंग, इनफैक्ट चोकिंग एंड प्रेशर पॉइंट स्ट्राइकिंग, जैसे कि आंखों को, गर्दन को, ठीक है. तो वैसे तो अगर एज एन आर्ट परफॉर्म किया जा रहा है तो ये जो क्या बोलते हैं फिश हुकिंग, लो ब्लोज वगैरह, ये सब जो है वो अवॉइड करे जाते हैं, राइट. लेकिन अगर जान का सवाल है तो यूज करने पड़ते हैं इस तरह के मूव्स भी. दिस इज मल्ल युद्ध. तो यहां पर आकर हमारा ये सेशन खत्म होता है. इस छोटा सेशन था. इस सेशंस में से केवल फैक्ट्स निकल कर आए. देखिए इन फैक्ट्स को कैसे याद रखना है आपको, रिवाइज करेंगे आप, और 3 चीजें ध्यान रखनी है, ठीक है. किस मार्शल आर्ट के लिए क्या टर्म इस्तेमाल हो रहा है, उस मार्शल आर्ट का रीजन क्या है, और कुछ बेसिक फीचर आपको ध्यान में रखने हैं, राइट. इस सेशन की पीडीएफ कहां से मिलेगी आपको? मेरे टेलीग्राम चैनल चौहान सर हिस्ट्री. अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें एंड गेट द डिस्काउंट ऑफ 10% बाय यूजिंग द कोड चौहान सर हिस्ट्री. टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करें, ठीक है.
अगर आप जीएस प्लस ऑप्शनल या आइकॉनिक जीएस प्लस ऑप्शनल को सब्सक्राइब करते हैं तो साथ में आपको टेस्ट सीरीज भी मिल रही है, प्रिंटेड मटेरियल भी मिल रहा है, और प्लस के फीचर या आइकॉनिक को सब्सक्राइब करते हैं तो आइकॉनिक के फीचर तो मिल ही रहे हैं और बहुत ही बेहतरीन रेट्स पर, राइट। और मेंस 2022 तक वैलिड रहेगा, मेंस तक, अगर आप 1 साल का प्लान लेते हैं तो। इस वीडियो को लाइक करें, अगर आप शेयर कर सकते हैं तो इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप एक्टिव है शेयर करें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, राइट। सो खत्म करता हूं आज का मैं ये सेशन, मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।